हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एस्टिमेट, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन को टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट एक प्रोसेस है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट को अगर हमको कंप्लीट करना है तो उसमें जो भी डिफरेंट वर्क्स इन्वॉल्व हैं उसमें कितने क्वांटिटी के आइटम्स की हमको जरूरत पड़ेगी वो कहलाता है एस्टिमेट, जिसमें हम क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं। जो भी हम काम करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट का, उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज के जो आइटम्स हैं उनकी कितनी जरूरत पड़ती है हमको, वो कहलाता है एस्टिमेट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, इसको हम अप्रोक्सीमेट और एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। नेक्स्ट है क्यूबिकल एरिया एस्टिमेट। नेक्स्ट है यूनिट रेट एस्टिमेट। नेक्स्ट डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड द लास्ट इज एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं एस्टिमेट के, जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली फाइंड करते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा किसी भी प्रोजेक्ट का। और ये जनरली एस्टिमेट इनिशियल प्लानिंग के स्टेज में किया जाता है। जब हम इनिशियली प्लानिंग करते हैं सिर्फ, तब हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करते हैं कि कितना खर्चा आएगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाता है हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये जो एस्टिमेट है ये बेस्ड होता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन में। मींस हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो जनरली लिमिटेड होती है। जो हमारे पास आइडिया आएगा कि कितना खर्चा आएगा वो भी एक रफ होता है, राइट? इसमें हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता नहीं पड़ती है। This estimate help in determining the feasibility and financial viability of the project before detailed design and plans are created. Generally ये जो estimate है ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फीजिबल है कि नहीं। मीन्स ये प्रोजेक्ट में हमको काम करना चाहिए कि नहीं, या ये हमारे बजट के अंदर है कि नहीं। ये रफ डेटा देता है कि ये जो प्लान है हमारा ये फाइनेंशियली किस तरीके का है। ये एस्टिमेट जनरली किया जाता है बजटिंग के लिए। मींस हमको जब देखना है कि कितना खर्चा आएगा, बेसिकली बजटिंग के लिए ये किया जाता है। डिसीजन मेकिंग के लिए कि ये प्रोजेक्ट को हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्लाइंट के अप्रूवल के लिए और कॉस्ट के कंपैरिजन के लिए कि इस प्रोजेक्ट को अगर हमको कॉस्ट को कंपेयर करना है तब ये एस्टिमेट किया जाता है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्लिंथ एरिया मेथड, सेकंड होता है क्यूब रेट मेथड, थर्ड होता है सर्विस यूनिट मेथड। इन तीन तरीके से हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को करते हैं। जो प्लिंथ एरिया मेथड है ये बेस्ड होता है प्लिंथ एरिया पे, मतलब कि बिल्टअप एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड होता है। मींस आपका प्लिंथ एरिया कितना है उस अकॉर्डिंग ही एस्टिमेट को हम फाइंड करते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट गिवन है पर स्क्वायर मीटर का। मान लेते हैं अगर एक प्रोजेक्ट में पर स्क्वायर मीटर का खर्चा 20,000 है और हमारे पास 200 स्क्वायर मीटर है, 200 इंटू 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 40 लाख। ये एक रफ एस्टिमेट हो गया कि कितना खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जब प्लिंथ एरिया के बेस पे एस्टिमेट फाइंड किया जाता है वो कहलाता है प्लिंथ एरिया मेथड। नेक्स्ट है क्यूब रेट मेथड। क्यूब रेट मेथड में जो कॉस्ट होता है वो फाइंड किया जाता है बिल्डिंग के वॉल्यूम से फाइंड किया जाता है बाय द कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर का कितना कॉस्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग से। बिल्डिंग की वॉल्यूम क्या है, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को एस्टिमेट आता है कि खर्चा कितना आएगा। जब वॉल्यूम के बेस पे एस्टिमेट फाइंड किया जाता है वो होता है क्यूब रेट मेथड। नेक्स्ट है सर्विस यूनिट मेथड। इस मेथड में जो एस्टिमेट है
वो बेस्ड होता है एक यूनिट पे, यानी कि एस्टिमेट बेस्ड होगा कॉस्ट पर बेड, यानी हॉस्पिटल में कॉस्ट कितना है, खर्चा आएगा एक बेड का, स्टूडेंट और यूनिट, क्लासरूम में स्टूडेंट्स कितने हैं और यूनिट के अकॉर्डिंग। सो ये मेथड जनरली यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो ये एक मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट होता है। इसमें हमको एग्जैक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रिसाइज और कंप्रिहेंसिव कैलकुलेशन होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, कि पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आएगा। डिटेल्ड जब एनालिसिस होता है हमारे पास चीजों का, वो कहलाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। मतलब कि जब हम फाइनलाइज करते हैं डिजाइन, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, उसके बाद जब हमको एग्जैक्ट एस्टिमेट आता है वो कहलाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो इसमें क्या क्या ब्रेकडाउन होता है, इसमें हमारे पास ब्रेकडाउन होता है क्वांटिटीज का, रेट्स का और कॉस्ट का, हर एक मटेरियल का, लेबर का, मशीनरी का और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब का इसमें रेट इन्वॉल्व होता है। सो जो पर्पस होता है वो डिटेल्ड एस्टिमेट का वो ये होता है कि हम एग्जैक्ट कॉस्ट को फाइंड कर सकें। जब हमको एक्यूरेट कॉस्ट को फाइंड करना रहेगा तब हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो डिटेल्ड एस्टिमेट जनरली टेंडरिंग के लिए किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग करना होगा, जब हमको बजट को कंट्रोल करना होगा, रिसोर्स का प्लानिंग होगा, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना रहेगा, तब हम डिटेल्ड एस्टिमेट को करते हैं। सो डिटेल्ड एस्टिमेट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हमारे क्वांटिटीज होते हैं मटेरियल वर्क का, रेट एनालिसिस होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है एस्टिमेट का, कंटेंजेंसी चार्जेस होता है, वर्क चार्जेस एस्टैब्लिशमेंट होता है, मिसलेनियस चार्जेस होता है। मींस हर एक तरह का चार्ज जो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगता है वो डिटेल एस्टिमेट में इन्वॉल्व होता है। सो कंटेंजेंसी चार्जेस जो होते हैं वो जनरली 3 to 5% होते हैं बिल्डिंग कॉस्ट के, टू कवर द अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। मीन्स जो खर्चे हमको एट प्रेजेंट में नहीं पता होता और वो बाद में जब हमको जरूरत पड़ती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाते हैं कंटेंजेंसी चार्जेस। मीन्स जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या एक्सपेंस होते हैं जो एट प्रेजेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कहलाते हैं कंटेंजेंसी चार्जेस और ये बिल्डिंग कॉस्ट का 3 to 5% कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट। सो रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, जब भी एक एस्टिमेट अगर हमने फाइंड किया उसके वैल्यू 5% से ज्यादा बढ़ गई क्योंकि रेट्स चेंज हो गए या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, रेट्स जो हैं मटेरियल्स के, क्वांटिटीज के, वो चेंज हो गए, तो एस्टिमेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मींस सीमेंट का जो रेट था उस टाइम पे जब एस्टिमेट किया गया था और एट प्रेजेंट में अगर रेट चेंज हो गया है तो एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। सो जब एस्टिमेट चेंज हो जाता है कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से और या तो रेट चेंज हो जाते हैं, तब हम करते हैं एक फ्रेश एस्टिमेट को हम फाइंड करते हैं, वो कहलाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तब किया जाता है जब हमको एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता है। मींस हमने अगर प्रोजेक्ट में 20 स्टोरी स्टार्टिंग में डाली है तो उसका जब एस्टिमेट हमने फाइंड किया था, नाउ अब हम सोच रहे हैं कि उसमें 6 स्टोरी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। सो अगर हमको जब एक्स्ट्रा वर्क करना रहेगा, मींस 6 स्टोरी एक्स्ट्रा हो गई, तो उस स्टोरी के लिए हमको एक फिर से एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। सो वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मतलब कि एडिशनल वर्क के लिए जो एस्टिमेट किया जाता है वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और ये एस्टिमेट ओरिजिनल जो एस्टिमेट होता है हमारा उसमें इंक्लूड नहीं होता। सो ये एस्टिमेट कवर करता है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क हमने ऐड किया है तो इसीलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। सो वो आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के अंडर। नाउ जो रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है, कई बार उसमें कंफ्यूजन होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि क्या सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि कभी कभार हमको दोनों सिमिलर ही लगते हैं। रिवाइज्ड में एस्टिमेट चेंज हो गया, सप्लीमेंट्री में भी एस्टिमेट चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस बताती हूँ ताकि आपको पता पड़ेगा कि कौन सा एस्टिमेट इन्वॉल्व है। सो जब भी ओरिजिनल एस्टिमेट की वैल्यू 5% या उससे ज्यादा बढ़ जाती है तब हम जो एस्टिमेट करते हैं वो कहलाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट।
मींस एस्टिमेट को हमने फिर से रिवाइज कर दिया क्योंकि वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है 5% और उससे ज्यादा। नाउ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एडिशनल वर्क के लिए किया जाता है जो कि ओरिजिनल एस्टिमेट में हमारा एडिशनल वर्क नहीं था। नाउ जो रिवाइज एस्टिमेट होता है उसमें जो कॉस्ट का वेरिएशन आता है वो सेम वर्क के लिए आता है, मींस हमारा काम चेंज नहीं होता यहाँ पे। लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, हमारे पास न्यू और एक्स्ट्रा वर्क होता है, मींस जो हम एक्स्ट्रा वर्क ऐड करते हैं उसका एस्टिमेट आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में। नेक्स्ट जो रिवाइज एस्टिमेट होता है इसमें हमको रीअप्रूवल लगता है पूरे प्रोजेक्ट का, मींस जब हम रीअप्रूवल लेंगे अथॉरिटी से तो पूरा प्रोजेक्ट का रीअप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में ऐसा नहीं होता, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ सेपरेट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, मींस जो एक्स्ट्रा काम हमने ऐड किया है उसी की सिर्फ जरूरत पड़ेगी उस काम के अप्रूवल की। नाउ जो रिवाइज एस्टिमेट होता है ये मॉडिफाई करता है पूरे एंटायर ओरिजिनल एस्टिमेट को, मींस जो हमारा पुराना ओरिजिनल एस्टिमेट है उसको ये पूरी तरीके से मॉडिफाई करता है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल आइटम्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। सो ये जो एस्टिमेट है ये रिक्वायर किया जाता है वो कॉस्ट के एनालिसिस के लिए जो कि जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, मींस रेगुलर अपकीप के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर और फैसिलिटी को अपडेट करने के लिए जो खर्चा आएगा, मींस उसके रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो आता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट के अंदर। सो ये इंश्योर करता है कि जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड कंडीशन में रहे, सेफ रहे और फंक्शनल रहे, मींस काम करने के लायक रहे, वो जो बिल्डिंग है वो डिटोरिएट नहीं हो जाए समय के साथ। सो मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा आता है वो इसके अंडर आता है, जैसे कि पेंटिंग में जो खर्चा होगा, रिनोवेशन के लिए जो खर्चा आएगा वो इसके अंडर आता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन कंस्ट्रक्शन। सो जब भी कंस्ट्रक्शन में हम कुछ काम कराते हैं तो कुछ यूनिट्स के अकॉर्डिंग वर्क होता है, मींस जो एक्सकवेशन है आपका यानी कि अर्थ वर्क है, ये काम हो गया, इसको हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। सो इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। सो कई बार ये पूछा जाता है कि किस यूनिट में आप इसको मेजर करते हैं, जैसे कि जो स्टील का रेनफोर्समेंट है वो मेजर किया जाता है टन और किलोग्राम में, राइट। और जो कंक्रीट वर्क है वो मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में, ब्रिक मेसनरी मीटर क्यूब में, स्टोन मेसनरी मीटर क्यूब में। लेकिन प्लास्टरिंग, पेंटिंग और टाइल और फ्लोरिंग वर्क ये मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। और जो कारपेंट्री होता है यानी कि वुड वर्क वो मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। स्टील रेनफोर्समेंट मेजर किया जाता है टन और किलोग्राम में। पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ये मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। फॉर्म वर्क और शटरिंग ये मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। और वायरिंग ये मेजर किया जाता है मीटर में। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन मेथड्स ऑफ बिल्डिंग वर्क। सो बिल्डिंग वर्क के लिए जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। सो जो भी एस्टिमेशन होता है बिल्डिंग क्वांटिटीज का यानी कि अर्थ वर्क का, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको बिल्डिंग क्वांटिटीज पता पड़ जाती है कि कितनी जरूरत पड़ेगी। सो लेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं, सो लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। पहला होता है लॉन्ग वॉल मेथड, सेकंड होता है शॉर्ट वॉल मेथड, थर्ड होता है सेंटर लाइन मेथड। सो लॉन्ग वॉल मेथड में क्या होता है, जो लॉन्ग वॉल होती है मींस जो बाहर की दीवार होती है उसका हम लेंथ लेते हैं, मतलब क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर लेंथ ये हो गया आपका। नेक्स्ट हाफ ब्रेथ ऑन वन साइड, ये जो आपका आधा वन साइड एंड हाफ ब्रेथ ऑन द अदर साइड, ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग वॉल की लेंथ। नाउ अगर हमको शॉर्ट वॉल की लेंथ देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ जो आएगी वो माइनस इसमें हाफ जो ब्रेथ है एक साइड का, हाफ जो ब्रेथ है एक साइड का, तो वो आ जाएगा शॉर्ट वॉल की लेंथ। नेक्स्ट है हमारा सेंटर लाइन मेथड, इसमें हम टोटल लेंथ फाइंड करते हैं सेंटर लाइन का, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मीन सेंटर लाइन की जो लेंथ होती है वो फाइंड की जाती है सेंटर लाइन मेथड में। नेक्स्ट है डेटा फॉर एस्टिमेट।
सो एस्टिमेट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा की जरूरत होनी चाहिए। फर्स्ट है ड्राइंग्स, आपके पास बिल्डिंग की ड्राइंग होनी चाहिए कि डायमेंशंस क्या है आपके बिल्डिंग का। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का स्टील, सीमेंट या मटेरियल यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट रेट्स, आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या है उन आइटम्स का। सो एस्टिमेट के लिए हमको जनरली इन 3 टाइप्स के डेटा की जरूरत पड़ती है। नाउ इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्टिमेट को फाइंड करते हैं तो हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट है प्लिंथ एरिया, जिसको हम बिल्ट अप एरिया भी बोलते हैं। ये जनरली कवर्ड एरिया को कवर करता है, जो भी कवर्ड एरिया रहता है, और ये वो एरिया को भी कवर करता है जो वॉल्स, कॉलम्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं। जो भी कवर्ड एरिया है वो आता है प्लिंथ एरिया के अंडर। इसमें ओपन एरिया, जो कैंटिलीवर पोर्च हो गया, जो बाहर की तरफ जो पोर्च होते हैं बालकनी में, जो बाहर की तरफ बनाए गए होते हैं, वो इसमें नहीं होता है। ओपन एरिया नहीं होता, कैंटिलीवर पोर्च नहीं होता, और जो एरिया होता है अनक्लोज्ड बालकनी का, ऊपर से जो बना रहता है बालकनी, वो इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है कारपेट एरिया। सो कारपेट एरिया ये एक यूजेबल एरिया को कवर करता है। ये लिवेबल स्पेसेस होता है रूम्स का किसी भी फ्लोर में जहां पे इंसान रहता है, वो कहलाता है कारपेट एरिया। सो कारपेट एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया माइनस डिडक्शंस। सो इजी वे में बोला जाए, कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहां पे आप कारपेट बिछा सकें। नेक्स्ट है सर्कुलेशन एरिया। सो जो एरिया मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, लोगों के आने जाने के लिए, वो कहलाता है सर्कुलेशन एरिया। मतलब कि वरांडा और बालकनी का जो फ्लोर एरिया होता है, जिसको हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं आने जाने के लिए, वो कहलाता है सर्कुलेशन एरिया। सो ये 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सेकेंड है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हो गया वरांडा, पोर्चेस, ये 10 to 15% होता है प्लिंथ एरिया का। जो वर्टिकल होता है वो जनरली कवर करता है हमारा स्टेयरकेस, लिफ्ट, जो ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ये 4 to 5% होता है प्लिंथ एरिया का। नेक्स्ट है सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया ये एम्प्टी स्पेस होता है किसी भी बिल्डिंग के अराउंड, मींस बिल्डिंग के अराउंड जो भी खाली जगह बचती है वो कहलाता है सेटबैक एरिया। ये जनरली बनाया जाता है वेंटिलेशन के लिए और व्हीकल के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करते हैं वो कहलाता है वैल्यूएशन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की एट प्रेजेंट में जो वैल्यू होती है वो कहलाती है वैल्यूएशन। ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, किस लोकेशन में है, उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, विड्थ ऑफ द रोड्स, मींस जो रोड्स हैं आसपास के उनका विड्थ कैसा है, और कौन से तरीके का बिल्डिंग मटेरियल यूज किया गया है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे वैल्यूएशन किसी भी प्रॉपर्टी के डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एक रिडक्शन होता है किसी भी एसेट की वैल्यू में। मींस अगर कोई एसेट की वैल्यू प्रेजेंट में मान लेते हैं 10,000 है, सो आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो जो वैल्यू का रिडक्शन होता है समय के साथ वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। ये जनरली वियर, टियर, डिटोरिएशन और ऑब्सोलिसेंस की वजह से हो सकता है। मींस जैसे आपने कार खरीदी तो समय के साथ उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, सो वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। ना डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलिसेंस में डिफरेंस होते हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं हो। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिजिकल लॉस होता है प्रॉपर्टी का वियर और टियर की वजह से। अगर हमने उस चीज को यूज किया है तो उसका वैल्यू में रिडक्शन आ गया, कार को आपने यूज किया तो वियर एंड टियर हो गया समय के साथ, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो ये एक तरीके का फिजिकल लॉस है। लेकिन जो ऑब्सोलिसेंस होता है वो एक फंक्शनल लॉस होता है प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसकी जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है या फैशन है, उसके जो डिमांड है एट प्रेजेंट में नहीं है। मींस एट प्रेजेंट में वो अनडिजायरेबल हो गया है। तो ऑब्सोलिसेंस में क्या होता है, अगर कोई चीज ट्रेंड में नहीं है या फैशन में नहीं है तो भी उसकी वैल्यू, जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। सो
आउटडेट ऑफ द फैशन के वजह से जब वैल्यू रिड्यूस होती है वो कहलाता है ऑब्सोलेसेंस। सो जो डेप्रिसिएशन होता है वो समय के साथ होता है, लेकिन जो ऑब्सोलेसेंस होता है वो एज पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स कोई चीज का ट्रेंड हो सकता है एट प्रेजेंट हो, कल ये हो सकता है कि कल ही उसका ट्रेंड चला जाए। सो ये एज पे डिपेंड नहीं करता ऑब्सोलेसेंस। नाउ डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, और जो ऑब्सोलेसेंस होता है वो एसेट को लेस डिजायरेबल बनाता है, मींस अनडिजायरेबल बनाता है। मींस वो जो आपका एसेट है वो एट प्रेजेंट सुटेबल नहीं है, लोगों के डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो पार्शली हम उसको रिवर्स कर सकते हैं मेंटेनेंस के द्वारा। अगर आपने मेंटेन किया अपनी कार को तो उसका जो रिडक्शन होगा वैल्यू में उसको आप थोड़ा सा रिवर्ट कर सकते हैं मेंटेन करके, लेकिन जो ऑब्सोलेसेंस है वो जनरली इरिवर्सिबल होता है। मींस कोई चीज अगर ट्रेंड में नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होनी ही है। तो इसीलिए ऑब्सोलेसेंस जनरली इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है सैल्वेज वैल्यू। सो किसी भी एसेट की वैल्यू उसके यूटिलिटी पीरियड के एंड में जो होती है वो कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। मींस वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। एक समय के बाद किसी भी एसेट की रीसेल वैल्यू मींस फिर से अगर हम उसको बेचना चाहें तो क्या है उसकी वैल्यू, वो कहलाती है उसकी सैल्वेज वैल्यू। इसमें हम जो एसेट है उसको हम डिसमेंटल नहीं करते, मींस ब्रेक नहीं करते, तोड़ते नहीं है। मींस अगर आपको कार को बेचना है तो उसको हम बिना डिसमेंटल किए जब बेचेंगे तो वो कहलाता है उसकी सैल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई भी बिल्डिंग हो गई या कार हो गई, अगर हम उसको डिसमेंटल करते हैं उसकी यूटिलिटी पीरियड के खत्म होने के बाद, मींस अब हमको लगता है कि ये बिल्डिंग यूज करने के लायक नहीं है या ये कार यूज करने के लायक नहीं है, तो अब जब हम उसको पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है उस मटेरियल जो बचता है उसका जब हमको कॉस्ट मिलता है वो कहलाता है उसकी स्क्रैप वैल्यू। कुछ अमाउंट हमको मिल सकता है जब हम उसके ओल्ड मटेरियल को सेल करेंगे। सो जब ओल्ड मटेरियल को बेचने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है वो कहलाती है उसकी स्क्रैप वैल्यू। इसमें हम डिसमेंटल करते हैं एसेट को। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। ये एक एसेट की वैल्यू होती है जो कि अकाउंट बुक में शो की जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में। बुक वैल्यू मींस उसकी एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर साल में क्या वैल्यू है वो कहलाती है उसके बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। मींस उसका इनिशियल कॉस्ट क्या था और डेप्रिसिएशन के बाद उसमें कुछ रिडक्शन आ गया, तो एट प्रेजेंट में जो वैल्यू आती है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में वो कहलाती है उसके बुक वैल्यू। ना जब कोई भी यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो जो बुक वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल हो जाती है। मींस वो पूरी डेप्रिसिएट हो जाती है, मींस वो यूजेबल नहीं रहती। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन डी इक्वल्स टू होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय लाइफ ऑफ एसेट। तो इसमें क्या होता है, जो एसेट है वो लॉस करता है एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल, वो हम फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। हर साल जब एक फिक्स्ड अमाउंट एक एसेट लॉस करेगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, जो एसेट है वो अपनी वैल्यू को कांस्टेंट परसेंटेज के फॉर्म में लॉस करता है। बुक वैल्यू में जब परसेंटेज कांस्टेंट परसेंटेज का लॉस होता है तब हम ये मेथड यूज करते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन डी होता है 1 माइनस सी एस बाय सी आई होल टू द पावर 1 बाय एन। एन यहाँ पे लाइफ ऑफ द एसेट है, सी आई जो है वो इनिशियल कॉस्ट है और सी एस जो है वो सैल्वेज वैल्यू है। नेक्स्ट है कैपिटल कॉस्ट। सो ये टोटल कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, इसमें लैंड का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। मीन्स जब हमने लैंड खरीदा और उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद जो टोटल खर्चा आया वो कहलाता है हमारा कैपिटल कॉस्ट। सो इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट एंड डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो
जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हमको प्रेजेंट में फाइंड करनी है उसको हम वैल्यूएशन के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल कॉस्ट चेंज नहीं होता है। जो खर्चा हमको लगेगा कंस्ट्रक्शन के लिए और लैंड के लिए वो कहलाता है कैपिटल कॉस्ट। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। ये एक तरीके का ऐसा फंड है जिसको हम साइड करके रखते हैं ताकि हम फिर से किसी एक इक्विपमेंट को जब उसकी यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाए फिर से उसको हम खरीद सकें। मींस अगर एक मशीन हमको पता है 5 साल बाद ये डिटोरिएट हो जाएगी तो उसके लिए हम एक साइड में फंड रखते हैं ताकि 5 साल बाद उस मशीन के लिए हम उस फंड को यूज कर सकें। सो अ फंड विच इज केप्ट असाइड एनुअली टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी after the expiry of the period of the utility is known as sinking fund. The amount of annual installment of the sinking fund can be calculated by the formula. So इसमें जो हम फंड साइड करके रखते हैं तो उसमें हमको कितना पैसा साइड करके रखना चाहिए उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। So I is equals to SI by 1 plus I whole to the power n minus 1, जहाँ पे I जो है वो इंस्टॉलमेंट पर ईयर है, कितना इंस्टॉलमेंट हर साल हमको देना चाहिए। S जो है वो अमाउंट ऑफ सिंकिंग है, कितना अमाउंट हम सिंक के लिए रखेंगे। I जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। N जो है वो डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। पहला है टेंडरिंग। सो टेंडरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिड्स इनवाइट करते हैं इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ताकि एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट किया जा सके। सो टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच bids are invited from interested contractor to carry out specific packages of construction work. अगर आपको टेंडरिंग को डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेंडर नोटिस। सो टेंडरिंग के लिए हम एक टेंडर नोटिस डालते हैं। वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है जो कि बताता है क्या काम करना है हमारे को। वो पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे। सो टेंडर फॉर्म क्या होता है? तो एक प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल रूल्स और उसके डायरेक्शंस गिवन होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट है कोटेशन। सो कोटेशन जो होता है वो रेट्स होता है जो कि कोट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू द टेंडर कॉल और कॉल कोटेशंस। जो रेट कोट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो कहलाते हैं कोटेशंस। नाउ टेंडर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टेंडर काफी तरीके के होते हैं जैसे कि ओपन टेंडर, सील्ड टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर, रेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है टेंडर डॉक्यूमेंट। सो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती है? तो इसमें होता है टेंडर ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन जिसमें जनरल रिक्वायरमेंट होते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्कमैनशिप और मटेरियल होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर्म ऑफ टेंडर होता है, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है और फॉर्म ऑफ बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मनी। सो अर्नेस्ट मनी क्या होता है? ये जनरली 2% होता है टेंडर वैल्यू का। ये एक स्मॉल रिफंडेबल अमाउंट होता है जो कि कलेक्ट किया जाता है ताकि इसीलिए कि जो बाइडर है वो एक फॉल्स बिड तो नहीं दे रहा, मींस वो फेक बिड तो साइन नहीं कर रहा। मींस ये एक रिफंडेबल अमाउंट होता है जो कि वापस दे दिया जाता है ताकि ये दिखा पाए कि वो जो बिड जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट किया है वो सीरियस है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उस वजह से उनसे एक स्मॉल अमाउंट लिया जाता है ताकि वो एक फॉल्स बिड तो सबमिट नहीं करें। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मनी। सो सिक्योरिटी मनी जनरली 10% होता है टेंडर वैल्यू का। ये वो मनी होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को जमा करना पड़ता है डिपार्टमेंट के साथ जब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम को समय में कंप्लीट नहीं कर पाता तो जो लॉस होता है गवर्नमेंट को उसको ओवरकम करने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट से डिडक्ट किया जाता है। सो इट इज जनरली 10% ऑफ द टेंडर वैल्यू। दिस इज द मनी विच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू deposit within the department when the contract is allotted to him. If he does not complete the work as per the work order, the loss can recover by forfeiting his security deposit.
नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में जो कि इन्वॉल्व होती हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। ये डिफाइन करता है स्कोप ऑफ द वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, टाइमलाइंस क्या रहेगा, कॉस्ट क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगी, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो पाए। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। उसमें काफी चीजें गिवन होती है कि काम क्या रहेगा, टाइमलाइन किस समय में आपको कंप्लीट करना है और कॉस्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इसमें एक सिंगल प्राइस में एग्री किया जाता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। मींस अप्रोक्सीमेटली हम ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। इसमें क्या होता है, ओनर जो है वो एग्री करता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक लमसम अमाउंट को देने के लिए जब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कॉस्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता। मींस अप्रोक्सीमेटली बोल दिया जाता है कि इसमें इतना खर्चा आएगा, मान लेते हैं 5 लाख, तो इतना पैसा जब दे दिया जाता है लमसम अमाउंट में, वो कहलाता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। सो अ सिंगल प्राइस इज एग्रीड अपॉन द एंटायर प्रोजेक्ट। इन दिस an owner agrees to pay a contractor a specified lump sum after the completion of the work without a cost breakdown. Next है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें जो प्रोजेक्ट होता है वो डिवाइड होता है यूनिट्स में, मतलब कि पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट या पर टन ऑफ स्टील। एक यूनिट में जब डिवाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, इस काम के लिए इतना खर्चा लगेगा, इस काम के लिए इतना खर्चा लगेगा, सो वो इसके अंडर आता है। Each unit are individually priced out. हर एक यूनिट मीन्स कंक्रीट का खर्चा इतना, स्टील का खर्चा इतना। जब एक पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है एक फुल्ली फंक्शनल प्रोजेक्ट को देने के लिए। मीन्स क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ चाबी घुमानी रहती है और उस फैसिलिटी को यूज करना रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पूरा काम खुद ही करता है और वो एक फंक्शनल प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करता है। सो द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ फुल्ली फंक्शनल प्रोजेक्ट। द क्लाइंट ओनली नीड्स टू टर्न द की एंड स्टार्ट यूजिंग द फैसिलिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को की को यूज करना रहता है और फैसिलिटी को यूज करना रहता है। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। सो जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्क के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लेबर वर्क के लिए, और जो मटेरियल होते हैं वो ओनर खुद ही देता है, तो वो कहलाता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सिर्फ और सिर्फ लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कहलाता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल्स ओनर खुद सप्लाई करता है। नेक्स्ट है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो मटेरियल्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रेट ऑफर करता है मटेरियल्स के लिए, जिसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, कैरेज इंक्लूड होता है, डिलीवरी चार्जेस मटेरियल के, पूरा साइट में पहुंचाने का कितना खर्चा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो पहुंचाएगा। जब मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कहलाता है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली यूज किया जाता है जब हमको ब्रिक्स, स्टोन, फर्नीचर और पाइप्स की जरूरत पड़ती है। नाउ हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है द वर्क ऑर्डर फॉर स्टार्टिंग ऑफ वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफ टेंडर इशूड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मोबिलाइजेशन फंड, डी कैपिटल फंड। सो जो वर्क ऑर्डर होता है, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जब टेंडर एक्सेप्ट होता है तो कौन सा पेमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है जो कि 10% होता है। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है वो है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लंप सम अमाउंट बताया जाता है कि इतना खर्चा आएगा। नेक्स्ट है
For delay in completion and for bad work, the contractor is liable to pay a maximum penalty of an amount equal to. So, अगर प्रोजेक्ट में कुछ भी डिले होता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट देना पड़ता है पेनल्टी के द्वारा? So, A 8% of the total contract amount, B 1% of the total contract amount, C 5% of the total contract amount, D 10% of the total contract amount. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10%. सो बैड वर्क के लिए जो डिडक्शंस होते हैं वो 10% होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बिड्स और प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन. सो बिड्स को जब इनवाइट करते हैं वो क्या होता है? ए स्टार्टिंग, बी शेड्यूलिंग, सी प्लानिंग, डी टेंडरिंग. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेंडरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, the security money to be deposited by the contractor after award of the work is dash of the awarded value. A 2%, B 5%, C 10%, D 15%. So security amount कितना होता है? 10% होता है, right? Next question, in percentage rate contract, the A payments to the contractor are to be made item wise rate, B payments to the contractor are made in percentage of the work done value, C payment to the contractor is made after completion of the work, D none of this. So percentage rate contract में क्या होता है? जो पेमेंट दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर को वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग दी जाती है कितना वर्क किया गया है. Next question, for the repetitive type of building works, the most preferred type of contract will be A term contract, B lump sum contract, C item rate contract, D annual rate contract. So repetitive work है तो हमको पता होता है कि कितना खर्चा आ सकता है, तो उसके लिए lump sum contract ही यूज किया जाता है. Next question, the cost include general office expenses, rent, taxes, supervision and other cost is A maintenance cost, B overhead cost, C operational cost, D miscellaneous cost. तो जो ऑफिस के लिए खर्चा होता है, रेंट होता है, वो जनरली ऊपर के खर्चे होते हैं, तो वो कहलाते हैं ओवरहेड कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स एंड प्रिविलेज which an owner of a property enjoys through or over the property of another is known as A property right, B lease right, C legal right, D easement. तो इसका करेक्ट आंसर है easement. तो ये easement वो राइट और प्रिविलेज होता है जो कि एक प्रॉपर्टी के ओनर किसी और को दे देता है ताकि वो उसको यूज कर पाए. या तो वो प्रॉपर्टी का ओनर खुद यूज करता है या वो किसी और को जब दे देता है राइट्स और प्रिविलेज, वो कहलाता है ईजमेंट राइट. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.